क्या हेमंता बिस्वा शर्मा एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? 4 मई 2026 दिल्ली में भाजपा मुख्यालय जीत के जश्न में डूबा हुआ था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगले राजनीतिक कदमों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन उस रात भारतीय राजनीति की सबसे दिलचस्प कहानी दिल्ली में नहीं लिखी जा रही थी। दूर एक ऐसा आदमी बैठा था जिसे कभी कांग्रेस ने गंभीरता से लेना जरूरी नहीं समझा था, लेकिन आज पूरा नॉर्थ ईस्ट उसकी राजनीतिक रणनीतियों पर चलता दिखाई देता है। जिस क्षेत्र में कभी भाजपा लगभग खत्म मानी जाती थी, आज वहां भाजपा सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। असम में बहुत से लोग उसे मामा कहते हैं, लेकिन विरोधियों के लिए वह भारत की राजनीति के सबसे आक्रामक और खतरनाक नेताओं में से एक है। और अब धीरे धीरे एक सवाल दिल्ली में भी पूछा जाने लगा है, क्या हेमंता बिस्वा शर्मा भविष्य में भारत की राष्ट्रीय राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा बन सकते हैं? लेकिन इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले असम को समझना पड़ेगा, क्योंकि पहली नजर में असम सिर्फ एक खूबसूरत राज्य लगता है। चारों तरफ फैले चाय बागान, ब्रह्मपुत्र नदी का विशाल बहाव, बारिश में डूबे पहाड़ और इतनी हरियाली की कई जगह किसी पोस्टकार्ड जैसी दिखाई देती हैं। लेकिन असम की कहानी सिर्फ खूबसूरती की कहानी नहीं है, यह पहचान की भी कहानी है। एक ऐसे डर की कहानी जो यहाँ दशकों से मौजूद रहा है। अपनी भाषा खो देने का डर, अपनी संस्कृति बदल जाने का डर और धीरे धीरे अपने ही राज्य में पीछे छूट जाने का डर। शायद यही वजह है कि असम की राजनीति हमेशा बाकी भारत से थोड़ी अलग रही है। भारत के बाकी हिस्सों से पूर्वोत्तर को जोड़ने वाला सिर्फ एक बेहद संकरा रास्ता है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहा जाता है। और लंबे समय तक असम को यह महसूस होता रहा कि दिल्ली उसकी राजनीति, उसकी पहचान और उसकी चिंताओं को पूरी तरह समझ ही नहीं पाती। सदियों तक यह क्षेत्र अहोम साम्राज्य के अधीन रहा। लगभग 600 वर्षों तक अहम शासकों ने असम की पहचान को बाहरी शक्तियों से बचाकर रखा। जब दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य उत्तर भारत में अपनी सत्ता फैला रहे थे, तब असम अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। 1361 का सरायघाट युद्ध असम के इतिहास में सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि असमिया पहचान और प्रतिरोध का प्रतीक बन चुका था। इस युद्ध में लाचित बरफुकन ने सीमित संसाधनों और बीमारी से जूझते हुए भी मुगल सेना को रोक दिया था। आज भी असम में लाचित बरफुकन सिर्फ ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, बल्कि प्रतिरोध, क्षेत्रीय गर्व और अस्मिता के प्रतीक माने जाते हैं। कई दशक बाद एक नेता इसी ऐतिहासिक भावनात्मक विरासत को आधुनिक राजनीति के सबसे प्रभावशाली हथियारों में बदलने वाला था। ब्रिटिश शासन के दौरान असम में बड़े पैमाने पर आर्थिक बदलाव हुए। अंग्रेजों ने चाय उद्योग विकसित किया, रेलवे लाई और तेल उत्पादन शुरू किया। लेकिन इसके साथ एक और प्रक्रिया शुरू हुई, माइग्रेशन। बंगाल से मजदूर आए, पूर्वी बंगाल से किसान आए और धीरे धीरे असम की जनसंख्या बदलने लगी। असमिया समाज के भीतर यह डर बढ़ने लगा कि एक दिन उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनकी जमीन उनके अपने हाथों से निकल सकती है। 10,947 में देश का विभाजन हुआ और फिर 10,971 में बांग्लादेश बनने के बाद यह डर और अधिक गहरा हो गया। दिल्ली के लिए यह सीमा पार माइग्रेशन का मुद्दा हो सकता था, लेकिन असम के लिए यह अस्तित्व और पहचान का प्रश्न बन चुका था। 10,917 दिल्ली के लिए यह सीमा पार माइग्रेशन का मुद्दा हो सकता था, लेकिन असम के लिए यह अस्तित्व और पहचान का प्रश्न बन चुका था। 1979 में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हुए। सड़कों पर प्रदर्शन, बंद, हिंसा और कर्फ्यू का माहौल बनने लगा। असम का राजनीतिक वातावरण लगातार विस्फोटक होता जा रहा था। फिर आया 1983 का नेल्ली नरसंहार, जिसे भारत के इतिहास के सबसे भयावह नरसंहारों में गिना जाता है। कुछ ही घंटों में हजारों लोग मारे गए। इसके बाद असम में अलगाववाद और उग्रवाद की राजनीति और मजबूत होती गई। इसी माहौल में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी